1933, जब जैविक हथियार से रची गई हत्या की सबसे खतरनाक साजिश। साल 1933, ब्रिटिश राज्य का दौर, एक भीड़भाड़ वाला हावड़ा रेलवे स्टेशन और एक निर्दोष जमींदार अमरेंद्र चंद्र पांडेय, जिसे भनक तक नहीं थी कि वह अपने जीवन की आखिरी यात्रा पर है। भीड़ के बीच अचानक कोई उससे टकराया और कुछ चुभाकर गायब हो गया। कुछ ही दिनों में तेज बुखार, अजीब लक्षण और फिर रहस्यमयी मौत। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र की थी जिसने पूरे ब्रिटिश भारत को हिला दिया। इसे कहा गया भारत का पहला जैविक हथियार हत्याकांड। क्या आप तैयार हैं इस साजिश, धोखे और खतरनाक प्लान से भरी कहानी को जानने के लिए? तो बने रहिए द क्राइम प्लैनेट के साथ, जहां हम खोलेंगे 1933 की इस सनसनीखेज हत्या का पूरा सच। साल 1933, 26 नवंबर की बात है, जब खादी के बुने कपड़े पहने हुआ एक शख्स कलकत्ता के भीड़ भरे हावड़ा रेलवे स्टेशन पर खड़े युवा जमींदार अमरेंद्र चंद्र पांडेय से टकराकर आगे निकल गया। 20 वर्षीय अमरेंद्र को अपनी दाईं बाजू में दर्द और चुभन महसूस हुई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, कोई मुझे कुछ चुभोकर चला गया। अमरेंद्र अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अपनी पारिवारिक रियासत पाकुड़ जा रहे थे। पाकुड़ झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक जिला है। यह पहले संथाल परगना का हिस्सा था, लेकिन 1994 में इसे एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया। सुई चुभ होने वाली घटना के बाद भी उन्होंने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया, लेकिन जब उन्हें कुछ चुभने की बात का पता चला तो उनके साथ जा रहे रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि वह कलकत्ता में रुककर अपने खून की जांच कराएं। लेकिन तभी अचानक बिन बताए स्टेशन पहुंचे अमरेंद्र से 10 साल बड़े उनके सौतेले भाई बेनोयेंद्र ने इसे एक मामूली घटना बताते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। 3 दिन बाद बुखार आने की वजह से अमरेंद्र वापस कलकत्ता आ गए। वहां एक डॉक्टर ने अमरेंद्र की जांच करते हुए उनकी बाजू पर, जहां उन्हें चुभन महसूस हुई थी, वहां सुई चुभने का निशान देखा। अगले कुछ दिनों में अमरेंद्र का बुखार बढ़ गया और उनकी बगलों में सूजन आ गई और फेफड़ों की बीमारी के संकेत दिखने लगे। इसके बाद 3 दिसंबर की रात अमरेंद्र कोमा में चले गए और अगली सुबह उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया है कि अमरेंद्र की मौत निमोनिया की वजह से हुई है, लेकिन उनकी मौत के बाद आई लैब रिपोर्ट्स में पता चला कि उनके खून में यर्सिनिया पेस्टिस नामक जानलेवा बैक्टीरिया मौजूद था, जिससे प्लेग होता है। चूहों और कीड़ों से फैलने वाले प्लेग की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में 1896 से लेकर 1918 के बीच 1,20,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद साल 1929 से लेकर 1938 के बीच प्लेग से मरने वालों की संख्या लगभग 5 लाख रह गई और अमरेंद्र की मौत से पहले 3 सालों तक कलकत्ता में प्लेग का एक भी मामला सामने नहीं आया था। जमींदार खानदान के वारिस की इस सनसनीखेज हत्या ने ब्रिटिश राज के भारत और उससे परे रहने वालों को आकर्षित किया। दुनिया भर के अखबारों और पत्रिकाओं ने इस मामले पर लगातार खबरें छापीं। टाइम मैगजीन ने इसे जर्म मर्डर यानी बैक्टीरिया से हुई हत्या करार दिया। वहीं सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स ने इसे पंक्चर्ड आर्म मिस्ट्री करार दिया। कोलकाता पुलिस ने जब इस मामले की गहन जांच की, उसे इसमें एक खतरनाक साजिश का पता चला। इस साजिश में कलकत्ता से 1900 किलोमीटर दूर बॉम्बे के अस्पताल से जानलेवा बैक्टीरिया को निकालना शामिल था। इस अपराध का कारण भाइयों के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद था। पांडेय भाइयों के बीच 2 साल से उनके पिता की मौत के बाद से कोयला खदानों और पत्थर की खानों के लिए चर्चित पाकुड़ रिसायत को लेकर संघर्ष चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों भाइयों के बीच संघर्ष को अच्छाई और बुराई के बीच छिड़े संघर्ष के रूप में दिखाया गया। एक ब्यौरे के मुताबिक स्थानीय लोगों के चहेते अमरेंद्र चंद्र पांडेय ऊंचे नैतिक सिद्धांतों वाले सदाचारी युवा थे जो कि उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्हें उनकी चुस्ती तंदुरुस्ती से भरे रूटीन के लिए भी जाना जाता था। वहीं दूसरी ओर बेनोयेंद्र शराब की लत एवं अय्याशी से भरा जीवन जीने के लिए चर्चित थे। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक अमरेंद्र को मारने की साजिश 1932 में रची गई, जब बेनोयेंद्र के करीबी मित्र डॉ तारानाथ भट्टाचार्य ने मेडिकल लैब से प्लेग के बैक्टीरिया के कल्चर को निकालने की कोशिश की, लेकिन वे इस कोशिश में असफल रहे। हालांकि
ये दावा विवादित है, लेकिन कुछ ब्यौरों में सुझाया गया है कि बेनोएंद्र ने 1932 की गर्मियों में अपने सौतेले भाई को मारने का पहला प्रयास किया हो। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी डीपी लाम्बर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाई एक हिल स्टेशन पर घूम रहे थे कि तभी बेनोएंद्र एक चश्मा निकालकर अमरेंद्र को पहनाने लगे और इस प्रक्रिया में उनकी त्वचा कट गई। इसके कुछ समय बाद अमरेंद्र बीमार पड़ गए। इसमें शक इस बात पर था कि चश्मे में माइक्रोऑर्गेनिज्म थे। इसके बाद जांच में सामने आया कि अमरेंद्र को टिटनेस हुआ है और उन्हें टिटनेस रोधी सीरम दिया गया। डॉ लाम्बर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बेनोएंद्र कथित रूप से 3 डॉक्टर लेकर आए ताकि उनके भाई के इलाज को बदला जा सके, लेकिन इन तीनों डॉक्टरों से इलाज नहीं करवाया गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक ऐसी हत्या की साजिश थी जो सनसनीखेज और अपने समय से काफी पहले की घटना थी। जब बेनोएंद्र ने रियासत का मालिक बनने की कोशिश की, तब उनके दोस्त डॉक्टर भट्टाचार्य ने प्लेग के बैक्टीरिया पाने के लिए 4 बार प्रयास किया। मई 1932 में भट्टाचार्य ने बॉम्बे के हेफकिन इंस्टीट्यूट के निदेशक से संपर्क किया। यह एकमात्र लैब थी जहां ये कल्चर रखे जाते थे। हेफकिन इंस्टीट्यूट के निदेशक ने बंगाल के सर्जन जनरल की इजाजत के बगैर कल्चर्स देने से इनकार कर दिया। इसी महीने भट्टाचार्य ने कलकत्ता के एक डॉक्टर से संपर्क किया और कहा कि उन्होंने प्लेग का इलाज ढूंढ लिया है और वह इसे टेस्ट करने के लिए कल्चर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अदालती दस्तावेजों के अनुसार डॉक्टर ने उन्हें लैब में काम करने की इजाजत दी, लेकिन हेफकिन इंस्टीट्यूट से लाए गए कल्चर को रखने की अनुमति नहीं दी। डॉ लाम्बर्ट के मुताबिक भट्टाचार्य का काम रुक गया क्योंकि कल्चर में बैक्टीरिया पनप नहीं सके। इसके बाद 1933 में भट्टाचार्य ने एक बार फिर कलकत्ता वाले डॉक्टर को हेफकिन इंस्टीट्यूट को पत्र लिखने के लिए मना लिया। इस पत्र में डॉक्टर ने भट्टाचार्य को हेफकिन इंस्टीट्यूट में काम करने देने के लिए इजाजत मांगी। उसी साल की गर्मियों में बेनोएंद्र बॉम्बे पहुंचे, जहां उन्होंने भट्टाचार्य के साथ मिलकर हेफकिन इंस्टीट्यूट के 2 पशु चिकित्सकों को रिश्वत दी ताकि वे इंस्टीट्यूट से प्लेग बैक्टीरिया के कल्चर चुराकर उन्हें दे सकें। बेनोएंद्र बाजार जाकर चूहे खरीद कर लाए ताकि उन्हें गंभीर वैज्ञानिक के रूप में देखा जा सके। इसके बाद दोनों लोग ऑनर्थर रोड इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर कल्चर रखे जाते थे। अदालती दस्तावेजों के अनुसार बेनोएंद्र ने वहां मौजूद अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे उनके डॉक्टर मित्र को कथित इलाज के लिए लैब में काम करने की अनुमति दें। लैब में काम करने की इजाजत मिलने के 5 दिन बाद 12 जुलाई को भट्टाचार्य अचानक अपना काम खत्म करके बेनोएंद्र के साथ कोलकाता चले गए। पुलिस ने हत्या के 3 महीने बाद साल 1934 के फरवरी महीने में इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारियों ने बेनोएंद्र की यात्राओं से जुड़े दस्तावेजों, बॉम्बे के होटलों के बिल, होटल रजिस्टर में उनकी हैंडराइटिंग, लैब को भेजे गए संदेशों और चूहे खरीदने वाली दुकानों की रसीदों को ट्रैक किया। सभी ब्यौरों के मुताबिक मामले की सुनवाई 9 महीनों तक चली और काफी दिलचस्प रही। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अमरेंद्र को एक चूहे के पिस्सू ने काट लिया है। अदालत ने कहा कि सबूतों से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों ने बॉम्बे स्थित अस्पताल से प्लेग बैक्टीरिया चोरी किया था और उन्हें कलकत्ता तक लाया गया और 26 नवंबर 1933 तक जिंदा रखा गया। इस सुनवाई में यह तय हुआ कि बेनोएंद्र और भट्टाचार्य ने अमरेंद्र की हत्या के लिए पैसे लेकर हत्या करने वाले एक व्यक्ति की मदद ली। इस मामले में दोनों को मृत्युदंड की सजा दी गई। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने साल 1936 में इस मामले में दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए सजा कम करके मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया। इस मामले में गिरफ्तार 2 अन्य डॉक्टरों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 90 साल पहले हावड़ा स्टेशन पर हुई इस हत्या में युवा जमींदार को मारने वाले शख्स और उनकी हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार यानी सिरिंज कभी नहीं मिली। अमरेंद्र चंद्र पांडेय की हत्या सिर्फ एक पारिवारिक षड्यंत्र नहीं थी, बल्कि यह जैविक हथियार के इस्तेमाल से की गई एक ऐसी वारदात थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। 1933 में जब आधुनिक विज्ञान अपनी सीमाओं को छू रहा था, तब बेनोएंद्र ने प्लेग बैक्टीरिया को हथियार बनाकर अपने ही सौतेले भाई की जान ले ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, धोखे पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अमरेंद्र ने अपने सौतेले भाई बेनोएंद्र की बात मानकर अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई।
अगर किसी घटना या व्यक्ति से असहज महसूस हो रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें। अमरेंद्र को चुभन महसूस हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर उन्होंने तुरंत मेडिकल हेल्प ली होती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों न हो, अगर कोई बार बार शक करने लायक व्यवहार कर रहा है तो सतर्क रहें। भावनाओं में बहकर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। ऐसी ही चौंकाने वाली और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें द क्राइम प्लैनेट के साथ, जहां हम आपको अपराध की उन कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। जहां जुर्म की कहानी खत्म होती है, वहां द क्राइम प्लैनेट की जांच शुरू होती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए राज, एक नए जुर्म और उसकी सच्चाई के साथ, सिर्फ द क्राइम प्लैनेट पर। तब तक अपना, अपनी फैमिली और अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, द क्राइम प्लैनेट को सब्सक्राइब करना न भूलें।